गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में आगे जनसंख्या। जनसंख्या भी एक देश की राष्ट्रीय ताकत का आधार होती है। ऐसे कहा जाता है कि जितनी विशाल जनसंख्या किसी राष्ट्र की होती है तो उस राष्ट्र को उतना ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तत्व होने चाहिए, तभी वह आबादी किसी राष्ट्र की ताकत का आधार बनती है। तो हम देखते हैं कि जब भौतिक और मानवीय तत्वों पर हम विचार करते हैं तो किसी राष्ट्र की शक्ति का जो निर्धारण है उसमें हमें उन तत्वों के गुणात्मक और मात्रात्मक भेद को अच्छे से समझना चाहिए। तो गुणात्मक तत्वों में किसी भी देश की जनसंख्या उसका मात्रात्मक तत्व है, लेकिन गुणात्मक में उसका राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, उनका देश की जनता का मनोबल कैसा है, राष्ट्रीय साहस कैसा है, उनमें देशभक्ति की भावना कितनी है, कितनी कूटनीतिक जो विशेषताएं हैं वह कितनी है, सरकार का नेतृत्व कैसा है, किस प्रकार की विचारधाराएं, ये सब ज़्यादा महत्व रखती है। तो मात्रा की दृष्टि से हम देखें तो हम जनसंख्या के इस तत्व में हमें मात्रा की अपेक्षा गुणात्मक जो एक मापदंड है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें कि राष्ट्रीय शक्ति के एक स्रोत के रूप में जनसंख्या का भी महत्व है। तो जनसंख्या के महत्व के लिए कहा जाता है कि जब युद्ध के लिए उत्पादन के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा या उतनी ज़्यादा युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये एक स्थिति जो बात करती है कि कम जनसंख्या के कारण भी कई बार युद्ध में पराजय भी हो जाती है। तो ये जनसंख्या का एक मात्रात्मक आंकड़ा है, जो कि जैसे चीन है, चीन विश्व में सबसे शक्तिशाली देश अगर ऐसा ही जनसंख्या का अगर दम होता तो चीन विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी वह अमेरिका की तुलना में ताकतवर नहीं है। लेकिन अमेरिका जिसकी जनसंख्या कम है, रूस जो है उसकी भी जनसंख्या चीन से कम है, लेकिन यह एक ताकतवर देश है। हालांकि ये दोनों शक्तिशाली देश है और ये भी जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में तीसरे और चौथे नंबर पर माने जाते हैं। लेकिन फिर भी एक देश की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो हम यह नहीं कहेंगे, एक देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो दूसरे देश की तुलना में शक्तिशाली होगा। लेकिन साथ में यह भी सत्य है कि कोई भी देश शक्तिशाली तभी बन सकता है जब वह अपनी उस जनसंख्या के लिए उसमें कुछ गुणात्मक जो है मापदंड भी होने चाहिए। तो इस प्रकार बड़ी जनसंख्या किसी भी देश की सैनिक और आर्थिक शक्ति का आधार बन सकती है। तो जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जिनकी सैनिक और सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वह विशाल जनसंख्या हो, लेकिन कई बार विशाल जनसंख्या भी किसी देश की को आगे बढ़ाने में बाधक हो सकती है। तो जो दो राष्ट्रों में वैज्ञानिक प्रगति, उनका तकनीक विकास, औद्योगिक विकास आदि अगर है तो वहाँ विशाल जनसंख्या हमेशा उस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जनसंख्या का महत्व है, लेकिन चूंकि अधिक जनसंख्या के आधार पर किसी राष्ट्र का मनोबल भी ऊंचा हो सकता है। अधिक जनसंख्या किसी भी राष्ट्र को विरोधी या किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध उसको सफल बना सकती है। लेकिन राष्ट्र का शक्तिशाली होना केवल जनसंख्या की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जनसंख्या की प्रकृति, उसके चारित्रिक गुणों पर निर्भर करता है कि उसमें जनसंख्या में कितने युवा लोग हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, उनका राष्ट्रीय चरित्र कैसा, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना कैसी है। तो इस प्रकार की मापदंड भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति में सहायक होती है। तो राष्ट्रीय शक्ति के विकास में अधिक जनसंख्या बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। जैसे भारत में विशाल जनसंख्या होने के कारण कई बार अन्न का संकट उत्पन्न हो जाता है, और विशाल जनसंख्या जो है एक देश को साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि जनसंख्या एक सहायक तत्व अवश्य है, लेकिन एकमात्र तत्व नहीं है। तो इस प्रकार जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण ज़रूर है। जैसे राष्ट्रीय शक्ति विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों को जीतना कठिन हो जाता है, तो एक स्थायी ताकत होती है जनसंख्या किसी भी देश की ताकत की। तो जनसंख्या की अधिकता न तो शक्तिशाली सेना की गारंटी हो सकती है, न औद्योगिकरण की गारंटी हो सकती है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये दोनों चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों पर भी डिपेंड करती है, जिसको कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो
राष्ट्रीय शक्ति का चौथा तत्व है तकनीकी। तकनीकी मतलब कि विज्ञान के जो ज्ञान है वो उसको हम आजकल तकनीक का नाम देते हैं। एक राष्ट्र टेक्निकली कितना समृद्ध है, उसने अपना कितना विकास किया है, नई नई पद्धतियों वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक पद्धतियों या वैज्ञानिक विकास में एक राष्ट्र कितना आगे है, नई नई प्रविधियों नए प्रबंधन में नए नए विकास के क्षेत्रों में एक राष्ट्र कितना आगे है, यह भी उस राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण करता है। तो इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखें कि तकनीक वह ज्ञान है जो आविष्कार के आधार पे विश्व राजनीति को समृद्ध बनाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि ये जो टेक्निक है वह विश्व में विकास को, युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक सफल बनाने की एक इसको हम कला मान सकते हैं। तो जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो कृषि है, चाहे वो उद्योग है, चाहे चिकित्सा है, शासन है, शिक्षा है, संचार है, चाहे युद्ध है, ये सब तकनीकी रूप से यहाँ पर तकनीकी शोधों, तकनीक पद्धतियों का इस पर अपूर्व प्रभाव वर्तमान काल में है और यही तकनीक राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। एक राष्ट्र तकनीकी ज्ञान में जितना आगे बढ़ता है उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। तो तकनीक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शक्ति अनेक रूपों में प्रभावित होती है। जैसे तकनीकी प्रगति किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को बदल सकती है, उसके परंपरागत समाज से उसको एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बना सकती है। राष्ट्रों की शक्ति में यह परिवर्तन आता है कि राष्ट्र एक शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र बन सकता है। राष्ट्र की आक्रमणकारी और सुरक्षात्मक शक्ति भी बढ़ जाती है और साथ ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी तकनीकी ज्ञान से या विकास से परिवर्तन आता है। तो आज हम देखें कि अपने तकनीकी ज्ञान या विकास के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस विश्व की महाशक्तियाँ बनी। तो तकनीकी प्रगति या तकनीकी विकास या ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसमें 3 तरह की टेक्निक महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सैनिक तकनीक, औद्योगिक तकनीक और संचार तकनीक। सैनिक तकनीक में सैनिक रूप से जितना एक राष्ट्र टेक्निकली आगे बढ़ेगा युद्ध तकनीक में, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को सुरक्षित करेगा और उतनी ही उसकी विश्व में विजय होगी। औद्योगिक रूप से भी जितना राष्ट्र औद्योगिक तकनीक में जितना आगे होगा वो आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध होगा, सक्षम होगा और श्रेष्ठ होगा और उसका औद्योगिक विकास भी उस राष्ट्र का उतना ही होगा। संचार तकनीक में अगर हम देखें कि अगर किसी भी राष्ट्र में आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का विकास साधन जो है वो किसी भी राष्ट्र में अगर आधुनिक रूप से इन साधनों का विकास हुआ है तो वो राष्ट्र उतना ही विकसित या शक्तिशाली माना जाएगा। तो संचार तकनीक में भी हम देखें कि आधुनिक साधन जैसे सड़कें, रेल, मोटर, वायुयान आदि किसी राष्ट्र को न केवल एकता प्रदान करते हैं बल्कि उस राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और उसकी व्यापारिक सुविधाएं या उसका विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक राष्ट्र जितना संचार तकनीक में संपन्न होगा उसके उतने ही मित्र होंगे और वह राष्ट्र उतना ही विश्व में अपनी शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त करेगा और उतना ही वो अपने आप को ताकतवर बनाएगा। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में तकनीक 5 प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। तो तकनीक किसी राष्ट्र की मान्यताओं को, उसकी स्थिति को, उसके लक्ष्यों को बदलती है। तकनीक जो है वह अन्य तत्वों जैसे आर्थिक तत्व है, जनसंख्या है, मनोबल आदि को भी प्रभावित करती है। तकनीक से अगर एक देश की जनसंख्या तकनीकी ज्ञान से संपन्न है तो वो राष्ट्र महाशक्ति बनने का ख्वाब देख सकता है। अगर कोई राष्ट्र तकनीकी ज्ञान से संपन्न है तो उसकी विदेश नीति भी वैसी ही होगी। वो आणविक शस्त्रों का विकास करने में अपनी कूटनीति, अपने राजनयिक को उतना ही ज़्यादा संपन्न या प्रभावशाली बना सकता है। एक राष्ट्र जो तकनीक दृष्टि से संपन्न है, जहाँ तकनीकी संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, उसका औद्योगिक विकास भी उतना ही प्रचुर मात्रा में होगा। और एक देश तकनीक की ज्ञान एक देश की विदेश नीति पर भी उतना ही प्रभाव डालता है और विदेश नीति का उतना ही लोकतंत्रीकरण होता है और उस विदेश नीति का उतना ही व्यापक जो है वो लोकतंत्रीकरण होता है। तो इस प्रकार वर्तमान जो समय है वो परमाणु आणविक तकनीक या परमाणु तकनीक के विकास का युग है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अनिवार्य तत्व है। और ये छोटे राष्ट्रों भी आजकल उसी परमाणु ताकत को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि वो विश्व में शक्तिशाली बन सके। तो आज हम देखें कि इस तकनीकी विकास परमाणु तकनीक का जो दौर चल रहा है उसमें सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति बनने का प्रयास करते हैं। नए नए हथियार, नए नए परमाणु हथियारों की
खोज जो हो रही है उसने एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया है जिसमें कि नैतिक मूल्यों के खोने का भी डर है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे हम उस स्थिति से सामना करें। विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विचारधारा भी शक्ति का एक आधार होती है। तो भूगोल और जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति के एक ऐसे तत्व है जिसको हम देख सकते हैं, या फिर वो इस तरह के तत्व हैं जो कि जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक ऐसा मानवीय तत्व है जो कि अनुभव का तत्व है, जिसको हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं केवल। तो यह तत्व भौतिक नहीं होकर, जैसे भूगोल जनसंख्या भौतिक तत्व है, लेकिन यह तत्व मानवीय विचारधारा, नेतृत्व और मनोबल राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाले मानवीय तत्व हैं। तो एक देश की जितनी उच्च श्रेष्ठ विचारधारा होगी, एक देश जितना निश्चित विचारधारा पर चलेगा, उतना ही वो देश जो है अपने आप को अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएगा। जैसे यदि हम कहें कि किसी देश की विदेश नीति का एक विचारधारा को लेकर चलती है, तो वो देश उतना ही, जैसे अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा के बल पर, उदारवादी विचारधारा के बल पर महाशक्ति बना, सोवियत संघ अपनी साम्यवादी विचारधारा के बल पर अपने आप को उसने एक विश्व की महाशक्ति बनाया। तो विचारधारा जो है वह एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य की शक्ति को निर्धारित करती है। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करती है। आज अगर हम देखें कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्र है वो दो विचारधाराओं के आधार पर बटे हुए, लोकतांत्रिक या साम्यवादी गुट में, और जो दो महाशक्तियाँ हैं वो लोग साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं में बटी हुई है। और ये विचारधारा लोगों को, राष्ट्रों के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो विचारधारा राष्ट्र के नागरिकों को जोड़ती है, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करती है। तो ये लोकतांत्रिक जो विचारधारा है वो विश्व में विभिन्न राष्ट्रों को एक साथ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़े गए थे वो लोकतांत्रिक विचारधारा के नाम पर ही लड़े गए थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने उस आधार पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में विचारधारा राष्ट्र के नागरिकों में मनोबल उत्पन्न करती है, उनके विश्वास को आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि विचारधारा जो है वो एक देश की शक्ति का निर्धारक तत्व होती है। फिर राष्ट्रीय चरित्र भी एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व होता है। राष्ट्रीय चरित्र एक अमूर्त, एक सूक्ष्म, एक ऐसा तत्व है जिसको हम देख नहीं सकते। ये एक ऐसा मानवीय तत्व है जो किसी भी देश की ताकत का आधार होता है। हर देश के निवासियों में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती हैं जिसको हम उस देश के राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति पर इस राष्ट्रीय चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक देश के अगर व्यक्ति का चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, जो शांति पर चलते हैं, जो सैद्धांतिक है, जो नैतिक गुणों से युक्त होते हैं, तो वैसा ही उस देश का राष्ट्रीय चरित्र होगा और उसकी शक्ति का निर्धारण भी वैसा ही होगा। तो राष्ट्रीय चरित्र अमूर्त तत्व के रूप में एक देश की शक्ति का निर्धारण करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले जो विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति का मूल्यांकन अगर हमें करना है तो हमें राष्ट्रीय चरित्र के गूढ़ तत्वों को समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय चरित्र एक ऐसा तत्व है जो किसी भी राष्ट्र के समस्त गुणों को और विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करता है। उसके बाद राष्ट्रीय मनोबल भी एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व होता है। राष्ट्रीय मनोबल भी एक अमूर्त तत्व है जिसमें व्यक्ति की निष्ठा, साहस, विश्वास और उसके व्यक्तित्व की गरिमा की भावनाएं निहित होती है। तो इन सभी राष्ट्रीय मनोबल के जो तत्व हैं एक देश की शक्ति का निर्धारण करते हैं। राष्ट्रीय चरित्र में के जो गुण हैं वो इतिहास में किसी भी देश की जनता का हौसला बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने जो अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, वो उनकी सूझबूझ जो उनका गुण था उससे उनका मनोबल बढ़ा। फ्रांसीसियों के व्यक्तिवाद की भावना ने, रूसी लोगों की दृढ़ता की भावना ने और अमेरिकन लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना जो उनके राष्ट्रीय चरित्र के आधार है, उसने उनके राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाया। तो राष्ट्रीय संकट के समय जिस देश के निवासियों का मनोबल जितना ऊंचा होगा वह राष्ट्र उतना ही अपने आप
अपने आप को सफलता की ओर ले जाएगा और उतना ही वह राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो राष्ट्रीय मनोबल जो है वो युद्ध में भी उस राष्ट्र की परीक्षा की एक गढ़ी होता है कि वो राष्ट्र किस तरह से युद्ध में अपने मनोबल को जितना ऊंचा बनाए रखेगा वो राष्ट्र उतना ही युद्ध में विजय को प्राप्त करेगा। तो राष्ट्रीय मनोबल में राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा नेतृत्व कैसा है, हमारी सरकार कितनी सुयोग्य है, हमारे देश की परिस्थितियाँ कैसी है, वह सब हमारे राष्ट्रीय मनोबल का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार मनोबल राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और बिना राष्ट्रीय मनोबल के राष्ट्रीय शक्ति केवल एक भौतिक शक्ति ही है, उसके अलावा वह कुछ नहीं है। तो उस भौतिक शक्ति के साथ साथ मानवीय तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के कुछ और तत्व बच्चों बाकी है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।